हवाई जहाज़ से ट्रैवल करना तो हर किसी को पसंद होता है। अगर आप कभी हवाई जहाज़ से यात्रा किए हैं तो आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता है। आपने कई एयरपोर्ट देखे होंगे जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होंगे। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिस पे कहा जाता है कि यहाँ पर लैंडिंग करते वक्त पायलट के भी पसीने छूट जाते हैं। और इन एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के लिए कुछ चुनिंदा एयर पायलट्स को ही रखा जाता है। नए पायलट्स इन जगहों पर लैंडिंग करने के बारे में तो सोचते तक नहीं हैं। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक 10 एयरपोर्ट्स के बारे में। तेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट, नेपाल। नेपाल में स्थित यह एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। बता दें कि ये एयरपोर्ट नेपाल शहर के पहाड़ी इलाके में स्थित है। यह हिमालय के बीच लुकला नामक स्थान पे है, इसलिए इसे लुकला एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कमाल की बात तो ये है कि इसका रनवे 527 किलोमीटर का है। यहाँ सिर्फ छोटे विमानों को ही उतरने की इजाज़त है। इस रनवे के आसपास 600 मीटर की खाई है, जहाँ पर लापरवाही करने से हादसे भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ का मौसम भी कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिससे हादसे का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद आता है जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, यह एयरपोर्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इमरजेंसी एयर लैंडिंग के लिए बनाया गया था। यह एयरपोर्ट 1948 में बनाया गया था। दुनिया का एकमात्र ये ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे के बीच से सड़क होकर गुजरती है। जब यहाँ पर प्लेन की लैंडिंग होनी होती है तो सड़क के दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर यहाँ पर कोई भी गाड़ी अपना सिग्नल तोड़ दे तो हादसा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता है। बताया गया है कि यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण यहाँ का रनवे सड़क के बीचों बीच होकर बनाया गया है। इसके बाद आता है बारा एयरपोर्ट, स्कॉटलैंड। बारा एयरपोर्ट, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की लिस्ट में गिना जाता है, यह बारा द्वीप में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया का एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां रनवे नहीं बनाया गया है। यहां बीच पर ही प्लेन लैंड करते हैं। आपको बता दें कि यह प्लेन समुद्र के बीचों बीच में लैंड कराया जाता है, इसलिए जब कभी समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो ये प्लेन समुद्र में डूब जाता है। यहाँ अक्सर समुद्रों में तूफ़ान आते रहते हैं, इसलिए यहाँ के प्लेन समुद्री तूफ़ान के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। बता दें कि यह एयरपोर्ट सोमवार से शुक्रवार तक कुछ ही घंटों के लिए खुला होता है। इसके बाद आता है पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भूटान। पारो एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो 5,550 मीटर ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से घिरा हुआ है। पारो एयरपोर्ट का रनवे केवल 2200 मीटर लंबा है। बता दें कि यह एयरपोर्ट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अभी तक कुछ ही एयर पायलटों को ही यहाँ पर लैंडिंग की अनुमति मिली है। इस रनवे पर केवल अच्छी क्वालिटी के ही विमानों को लैंड कराया जाता है। यहाँ पर रडार भी काम नहीं करता है। यहाँ पायलट मैनुअल अप्रोच की मदद से ही लैंड कर पाते हैं। बता दें, यहाँ की लैंडिंग की यह खास बात है कि यहाँ लैंड करते समय 18,000 फीट की ऊंची पहाड़ियों से घूम कर आना पड़ता है। इसके बाद आता है माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मालदीव्स। माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग कराना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये एयरपोर्ट समुद्र तल की केवल 2 मीटर की ऊंचाई पर ही बनाया गया है। बता दें कि यह दुनिया का इकलौता एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसे कोल तार की मदद से बनाया गया है। यह एयरपोर्ट समुद्र के बीच में बना हुआ है। यहाँ पायलट की एक छोटी सी चूक विमान को सीधे हिंद महासागर में गिरा सकती है। यहाँ उतरने के बाद पैसेंजर को स्पीड बोट से सीधे दूसरी ओर पहुँचाया जाता है। इसके बाद आता है साबा एयरपोर्ट, नीदरलैंड। साबा एयरपोर्ट एक पर्वतीय चट्टान पर बनाया गया है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ पर्वतीय चोटी मौजूद है। यह एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई मात्र 400 मीटर है। यहाँ केवल छोटे विमान जिनकी स्पीड तेज़ी से कम हो सकती है वही उतर सकते हैं।
आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह रनवे देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। दोस्तों, अगर खतरनाक जगहों के बारे में बात हो रही हो और भारत का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद आता है लेह एयरपोर्ट, भारत। दोस्तों, लेह में दुनिया का 23वां सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बनाया गया है। यह एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 10,682 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह एयरपोर्ट एक छोटे से रनवे के साथ चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दोस्तों, यह एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक तो यहाँ दोपहर के समय बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, इसलिए लैंडिंग केवल सुबह के समय ही करवाई जाती है। दूसरी बात यहाँ कि यहाँ भारी विमान नहीं जा सकते और यहाँ पर जाने के लिए पायलट को स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आइस रनवे एयरपोर्ट, अंटार्कटिका। दोस्तों, यह दृश्य देखने में बेहद ही ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन यह जितना सुंदर है उतना ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री होता है। यहाँ समुद्र का पानी भी जमकर बर्फ़ बन जाता है, जिस वजह से यहाँ प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ एक बड़ी चुनौती बन जाता है। यहाँ के रनवे बड़े और भारी विमानों को संभालने में सक्षम हैं, लेकिन यहाँ के रनवे पक्के नहीं होते। यहाँ पर हवाई जहाज़ सीधे बर्फ़ पर उतरते हैं, जिस वजह से लैंडिंग करते समय केवल बर्फ़ की लंबी पट्टियाँ दिखाई देती हैं। अगर बर्फ़ थोड़ी भी पिघल जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए यहाँ पहले से यह कंफर्म कर लिया जाता है कि रनवे में कहीं दरार तो नहीं है। सब कुछ ठीक होने की स्थिति में ही कोई प्लेन यहाँ पर उतरता है। प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट, सेंट मार्टिन। ये एयरपोर्ट सेंट मार्टिन पे बनाया गया है। इसके रनवे के ठीक सामने एक काफ़ी फेमस बीच भी है। इस रनवे से जब कोई प्लेन लैंड या टेक ऑफ करने वाला होता है तो इस बीच से इसकी ऊंचाई काफ़ी कम होती है और काफ़ी नज़दीक होने के कारण एयरप्लेन के साथ यहाँ पर लोग फ़ोटो और वीडियो बनाने लगते हैं और ऐसा नज़ारा दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। और भगवान ना करे अगर टेक ऑफ या लैंडिंग के समय प्लेन में कोई टेक्निकल ख़राबी हो जाए तो टेक ऑफ या लैंडिंग के समय यह खूबसूरत नज़ारा खतरनाक नज़ारे में भी बदल सकता है। कसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जापान। यह एयरपोर्ट एक कृत्रिम द्वीप पर बनाया गया है। यह द्वीप 4 किलोमीटर लंबा है। यहाँ भूकंप और चक्रवात अक्सर आते रहते हैं। यहाँ केवल यही समस्या नहीं है, अगले 2 या 3 दशक में ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है, जिसके कारण यह एयरपोर्ट समुद्र के पानी में डूब जाएगा। दोस्तों, अगर बात हो रही है खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में तो मैं भी आप लोग के साथ कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये मेरी फ्रेंड खुशी की लाइफ की एक ऐसी स्टोरी है जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई। दोस्तों, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो जाने ना अनजाने में आपके साथ हो गया होगा और वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया, जिसे आप सॉल्व तो करना चाहते हैं पर आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए मैं बताती हूँ मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, मेरी फ्रेंड का नाम है खुशी। उसका एक भाई था और उसके मम्मी पापा 4 लोग साथ में हंसी खुशी रहते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने परिवार के साथ रहना चाहते हो लेकिन आपको अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही मेरी फ्रेंड के भाई को अपना परिवार छोड़ना पड़ा। वो सब दिल्ली में हंसी खुशी एक साथ रहते थे लेकिन उसे पढ़ने के लिए पुणे जाना पड़ा। ये सब चारों एक साथ बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। अपनी बहन के साथ खेला करता था, हमेशा मजाक किया करता था, लेकिन उसे अपनी बाहर की स्टडीज़ करने के लिए पुणे जाना पड़ा और इनकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ थी और इसकी बहन अपने भाई को हमेशा मिस किया करती थी। दोनों ने बहुत सारे प्लान बनाए। कभी उसका भाई कहता था कि मैं दिल्ली आ जाता हूँ तो कभी उसकी बहन कहती थी मैं पुणे आ जाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ काम होने के कारण दोनों बिजी रहते थे और मिलना नहीं हो पाया दोनों का आपस में। तो एक दिन मेरी फ्रेंड खुशी को टाइम मिलता है तो वो कहती है कि मुझे पास टाइम है, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। तो उसके भाई के पास भी टाइम रहता है तो वो कहता है ठीक ठीक है, आ जाओ तुम मिलने। एक खुशी मम्मी पापा से परमिशन ले लेती है और फ़्लाइट बुक कर लेती है। वो फ़्लाइट बुक करके आती है तो उसके भाई को कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट काम हो जाता है, जिसके
वजह से वो उसे पिक करने नहीं आ पाता है। वो बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम है कॉलेज में, तो मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। मैं तुम्हारे लिए एक होटल बुक कर देता हूँ, तुम एक दिन वहाँ पे स्टे कर लो, उसके बाद फिर मैं तुमसे मिलने आता हूँ। तो मेरी फ्रेंड खुशी भी मान जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है। तो वो सोचती है ठीक है, एक दिन रेस्ट कर लेते हैं, फिर कल मिल लेते हैं। तो उसका भाई उसके लिए एक होटल बुक कर देता है और वो फ्लाइट से उतरते ही होटल के लिए निकल जाती है। तो खुशी का भाई कैब बुक किया रहता है। वो कैब बुक करके जैसे ही होटल पहुंचती है, जब वो होटल पहुंचती है तो रूम के लिए वो पूछती है, तो उसे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि मैम आपने जो बुक किया था रूम, वो एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले कोई आया था, हमने उसे प्रोवाइड करवा दिया है। तो अगर आपको स्टे करना है तो हमारे पास एक रूम खाली है जो कि लास्ट रूम बचा है, अगर आपको स्टे करना है तो आप उसे ले लीजिए। तो मैं अभी रात के 8:30 बज रहे होते हैं और वो अपने भाई को फ़ोन करती है, लेकिन उसका भाई फ़ोन नहीं पिकअप कर पाता है। तो वो मान जाती है और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देती है और खुश हो जाती है कि उसके पास एक रूम अभी बाकी है और वो वहाँ जाके स्टे कर सकती है। उसका जो रूम रहता है वो 6th फ्लोर पे रहता है। जब वो अपने रूम पे पहुँचती है और जैसे रूम ओपन करती है, उसे एक बहुत ही फ्रेगनेंस सी खुशबू आती है। तो वो उसे महकती है दरवाज़ा ओपन करने के बाद, और वो सर्विस बॉय से पूछती है कि ये किस चीज़ की महक है। ऐसा लगता है जैसे किसी परफ्यूम की महक हो। तो सर्विस बॉय उसे टोटली इग्नोर कर देता है और अपना काम करके वहाँ से चला जाता है। तो खुशी आराम से रूम में बैठ जाती है और उसे लगता है कि रूम फ्रेशनर या कुछ होगा जो अक्सर होटल के रूम में रहता है, और एक्चुअली वो खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो उसे इग्नोर कर देती है और अपने बेड पे आराम से बैठ जाती है। अब उसे अपने बेड पे बैठे लगभग आधा ही घंटा हुआ रहता है कि वो जो खुशबू होती है वो अभी स्ट्रांग होने लगती है धीरे धीरे, और इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि लिटरली उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो कैसे कैसे करके खिड़की दरवाज़ा रूम का खोलती है, तो थोड़ा जो उसकी महक होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो सांस ले पाती है। अब वो रूम से बाहर निकल जाती है क्योंकि वो खुशबू इतनी ज़्यादा थी और उसकी नाक में चढ़ गई थी कि उसका सर दर्द होने लगता है। अब लगभग रात के 10 बज गए थे, तो वो सोचती है कि चलो मैं नीचे डिनर करके आ जाती हूँ। जो होटल रहता है वो उसके सारे कस्टमर्स के लिए वहीं नीचे डिनर का सारा सब कुछ अरेंज होता है वहाँ पे। वो नीचे जा ही रही होती है, तभी 2 और लड़कियाँ आती हैं। तो उनसे थोड़ी बहुत बात होती है तो पता चलता है कि वो भी दिल्ली की हैं। तो इन तीनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और मतलब थोड़ी बहुत बात होती है, और फिर इन लोग डिसाइड करती हैं कि इन लोग साथ में बैठ के डिनर करेंगी। तो तीनों आपस में बात करते हुए जब डाइनिंग रूम में पहुंचती हैं, तो वो जाके एक सीट पे बैठती हैं। तो उसे खुशी को फिर से अपने रूम वाली स्मेल आनी शुरू हो जाती है। फिर वो देखती है कि सामने से एक लड़की आ रही है और जैसे जैसे पास आ रही है वो जो इसकी स्मेल है और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। फिर वो जो लड़की रहती है वो तीनों को घूरती हुई उनके पास की सीट पे बैठ जाती है और उन लोगों से देखती हैं, तो वो उनसे घूरती रहती है। तो ये चीज़ खाली खुशी ने नहीं बल्कि उनकी जो 2 लड़कियाँ थीं, जिसका एक का नाम था तान्या और एक का नाम था प्रिया, वो दोनों भी नोटिस करती हैं कि वो लड़की उन्हें घूरे ही जा रही है। जब तीनों नोटिस करती हैं कि वो उसे घूरे ही जा रही है इन तीनों को, तो वो बोलती हैं कि आप भी हमें ज्वाइन कर लो। तो ऐसा ही होता है, वो जो लड़की ने घूरती रहती है पास ही सीट पे बैठ के, वो भी आती है और इन लोग के साथ ही सीट पे बैठ जाती है। तो चारों जब आपस में बात करती हैं फिर सबका नाम पूछती हैं, तो जो तीसरी लड़की आई रहती है जो अभी अननोन होती है, वो अपना नाम बताती है कि उसका नेम है प्रेरणा। बात करते करते पता चलता है जो दोनों लड़की दिल्ली की थी वो दोनों यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई होती हैं। तो सब आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि सबका रूम कहाँ है। तो दोनों लड़कियाँ जो रहती हैं, जो इन्हें पहले दिल्ली से ही मिली रहती हैं, प्रिया और तान्या बताती हैं कि उनका भी रूम खुशी के जस्ट बगल के ही 2 रूम हैं। और जब इन लोग प्रेरणा से पूछती हैं कि तुम्हारा कौन सा रूम है, तो बताती है कि वो अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले आई है और उसने रूम बुक किया है और वो अभी रूम पे नहीं गई है और डायरेक्ट यहाँ डाइनिंग एरिया में आ गई है। तो ये बात थोड़ा खुशी को खटक जाती है क्योंकि जब वो आई हुई होती है तो उससे रिसेप्शनिस्ट ने बताया होता है कि एक ही एकलौता खाली रूम बचा है जिसे वो अब इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके बाद 2-3 दिन के लिए कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है।
तो फिर सब अपना खाना खा ही रहे होते हैं कि जो प्रेरणा होती है, जो वियर्ड सा पहले से बिहेव कर रही होती है, वो अपनी फिंगर से खुशी को बार बार टच करती होती है। तो खुशी को नहीं समझ में आता कि वो कैसा रिएक्ट करे। फिर सब अपना अपना खाना फिनिश करते हैं और अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तो चारों साथ में 6th फ्लोर पे पहुंचते हैं। तो प्रिया और तान्या अपने अपने रूम में चली जाती हैं। जब खुशी अपने रूम में जाती है तो उस देखती है कि पीछे पीछे उसके प्रेरणा भी साथ में खड़ी है। वो अपना रूम का दरवाज़ा खोल रही होती है। तो वो प्रेरणा से पूछती है कि प्रेरणा तुम्हारा रूम कहाँ है। तो प्रेरणा बहुत ही वियर्ड सी स्माइल करती है और फिर वो स्टेयर से ऊपर की ओर जाने लगती है। फिर पता नहीं क्यों खुशी को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचती है कि मुझे प्रेरणा का पीछा करना चाहिए देखने के लिए कि उसका रूम कौन सा है। तो वो बस प्रेरणा के पीछे पीछे जा रही होती है कि कुछ दूर जाने के बाद उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगती है। उसे थोड़ा डर सा लगने लगता है। तो वो सोचती है कि छोड़ो, जो भी जैसा भी हो। वो दौड़ते हुए अपने रूम में आ जाती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। जब वो अपने बेड पे बैठती है तो वो महसूस करती है कि जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहले परफ्यूम की महक आ रही थी, वो महक अब एकदम से गायब हो चुकी है। फिर वो सोने के लिए लेट जाती है। फिर वो सो ही रही होती है कि अचानक से 1-1:30 बजे उसकी आँख खुल जाती है और वही स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस उसे फिर से आने लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका नाम कोई पुकार रहा हो, खुशी खुशी खुशी। एक बार जब उसका नाम कोई बुलाता है खुशी, तो वो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर दोबारा उसे सुनाई देता है उसका नाम खुशी। फिर जब वो थोड़ा होश में आती है नींद से, तो वो सुनती है कि उसे 2 बार किसी ने खुशी खुशी बुलाया है। तो वो आवाज़ सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी खिड़की की तरफ से आ रही है। जब वो खिड़की की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पे प्रेरणा खड़ी हुई नज़र आती है और उसका हाफ ही पोर्शन दिख रहा होता है, उसकी गर्दन और उसका सर। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब स्माइल कर रही हुई होती है। तो खुशी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसने तो अभी 2 बार बहुत अच्छे से और प्यार से खुशी खुशी बुलाया था, लेकिन तीसरी बार जब वो खुशी बुलाती है तो बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ में उसने खुशी बुलाया और बहुत ही इविल स्माइल दे रही थी। ऐसी इविल स्माइल जिसने उसे अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। और खुशी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बहुत तेज़ से चिल्लाती है। फिर खुशी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो एकदम फ्रीज़ हो गई होती है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपना ब्लैंकेट पूरा ऊपर से नीचे तक अपने आप को कवर कर लेती है और बहुत ही तेज़ तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। और उसके पास जितनी ताकत होती है उतनी तेज़ आवाज़ में वो हनुमान चालीसा पढ़ रही होती है, ऐसा कि वो सुनाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रही हुई होती है। खुशी तब तक हनुमान चालीसा पढ़ती रहती है जब तक उसे ऐसा नहीं लगता है कि सुबह हो गई है और उसकी आँख में सूर्य की किरणें नहीं पड़ जाती हैं और ऐसा पूरा यकीन नहीं हो जाता कि सुबह हो गई है। लगभग 5-6 घंटे तक वो हनुमान चालीसा ही पढ़ती रहती है। जब उसे पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि सुबह हो गई है तो अपने दरवाज़ा का डोर खोलती है तेज़ी से और दौड़ते हुए अपने बगल के रूम में जाती है, प्रिया और तान्या के रूम के पास, और तेज़ तेज़ खटखटाने लगती है। और जब दरवाज़ा खुलता है तो वो देख के शॉक्ड हो जाती है कि सेम टू सेम दोनों लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हाल हुआ है। पसीने से पूरी गीली हुई हुई हैं, उन्होंने रोटी जैसी शक्ल बनाई हुई है। फिर जब खुशी दोनों को बताती है रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो दोनों कहती हैं कि सेम चीज़ हम दोनों के साथ भी ऐसी हुई है और सेम टाइम पे हुई है। फिर तीनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं और जाके होटल स्टाफ से बताती हैं। तो होटल स्टाफ साफ साफ उन्हें मना कर देता है कि आप तीनों कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर होटल स्टाफ इसे मानने से बिल्कुल ही मना कर देता है। वो कहता है कि आप लोग तो फर्स्ट टाइम हो जो ऐसा हमें बता रही हो। पता नहीं आप लोगों ने क्या किया, आप लोग या तो प्रैंक कर रही हैं या फिर हमने ड्रिंक वगैरह कुछ कर ली होगी या ऐसा कुछ सपना देखा होगा। और फिर होटल स्टाफ उन्हें बताता है कि एंट्री दिखा के ये देखिए लास्ट एंट्री आपकी हुई थी और प्रेरणा नाम की कोई भी लड़की ने एंट्री नहीं की है। फिर इस पे खुशी और भी ज़्यादा डर जाती है और फिर अपने भाई को तुरंत फ़ोन लगाती है और सारी बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या कैसे कैसे हुआ है यहाँ पे। वो बोलती है मुझे यहाँ से ले जाओ। फिर तुरंत ही उसका भाई आ जाता है और वो अपनी बहन को तो कार में बैठाता ही है, साथ में उन दोनों लड़कियों को भी बैठाता है कि तुम यहाँ से चलो, यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। फिर तीनों जानने वाली होती हैं कि उनकी नज़र गार्ड पे पड़ती है, तो वो सोचती हैं कि गार्ड से भी एक बार पूछ कर देखते हैं। फिर जब इन लोग गार्ड को सारी चीज़ बताती हैं तो उन्हें गार्ड बताता है कि यहाँ पर पहले भी ये सब हादसा 1-2 फैमिली के साथ हो चुके हैं
और वो बताता है कि यहाँ पर एक बोलते हैं कि स्पिरिट रहती है जो आपका 3 बार नाम बुलाती है। अगर आपने पहले 2 नाम पे रिएक्ट नहीं किया और तीसरी बार उसके बुलाने पे नाम पे रिएक्ट किया तो वो आपको मार भी सकती है। इस मामले में तो खुशी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपने आप को लकी समझती है कि अच्छा हुआ उसने सेकंड बार भी अपने नाम पे रिएक्ट कर दिया था, और जो दोनों लड़कियां रहती हैं वो भी फर्स्ट बार में या सेकंड बार में ही रिएक्ट कर दी रहती हैं। वो अपने भाई के साथ एक ही दिन रहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है और दूसरे दिन दिल्ली के लिए निकल जाती है, और तीनों लड़कियों ने अपना आपस में नंबर एक्सचेंज कर लिया होता है जिससे कि ये तीनों आपस में कांटेक्ट में बनी रहे। खुशी दिल्ली पहुंच ही गई होती है, फिर उसे 1 हफ्ते बाद कॉल आती है और उसे कॉल प्रिया की आई हुई होती है, और प्रिया उसे हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और मिलने के लिए बुलाती है। तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो जो तीसरी लड़की रहती है तान्या, वो भी वहाँ पर आई हुई होती है। फिर वो उन दोनों को बताती है कि उसके साथ जो पुणे में हुआ था वही सेम चीज़ यहाँ दिल्ली के घर में भी हुआ। उसे सेम टू सेम चीज़ खिड़की के बाहर वाली विंडो से प्रेरणा दिखाई देती है और वो 3 बार इसका नाम पुकारती है, प्रिया प्रिया प्रिया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई होती है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये थी मेरी फ्रेंड खुशी की स्टोरी, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी स्टोरी हुई हो जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के रह गई हो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।